चलो करें स्टार्ट आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में एटम खत्म किया था और एटम का जो साइज था क्या था। एटम का साइज क्या था। एटम का अगर हम हाइड्रोजन एटम माने तो उसका साइज जो था वो -10 मीटर में आया था। एंगस्ट्रॉम में उसका साइज आता है। ठीक है। आज हमें और अगली 2-3 क्लास में हमें बात करनी है सिर्फ न्यूक्लियस की। ठीक है कि एक न्यूक्लियस कैसे बनता है और उस न्यूक्लियस में क्या होता है। तो अगर मैं एक एलिमेंट मानूं x, ऊपर है a और नीचे है z, तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक्स ए जेड, जहां पे जो z है वो z रिप्रेजेंट करता है किसको, उसके एटॉमिक एटॉमिक नंबर को। और ये जो एटॉमिक नंबर है ये आता है बराबर किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही z से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, हमेशा, अनटिल अनलेस आप वहां से उस इलेक्ट्रॉन निकाल ना लो। तो एज अ होल जो भी हमारे पास एटम आएगा वो क्या आएगा, हमेशा न्यूट्रल आएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो नेट कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और जो ऊपर ए है, ए रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो ए है। अब न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, एक एटम के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं क्या, सिंबल ए, और वो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है, अब हमें ये पता है कि न्यूक्लियस जो है उस पे हमेशा जो नेट चार्ज आता है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इस न्यूक्लियन के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन, और बाद में हमें जो मिले थे वो थे न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो चीज न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है। तो अब एक तरीके से यहां से देखेंगे तो ए जो है, ए वो बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो z के बराबर भी है, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसको हम n भी लिखते हैं। ये सिंबल z आएगा और इसका सिंबल क्या है, n। यहां से n कितना आएगा, यहां से n की वैल्यू आएगी a माइनस z, तो क्या बन गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, a माइनस z। तो मैं किसी भी न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बता सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हीलियम। हीलियम यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, क्या आएगा हीलियम में कितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। ठीक है। और माना फ्लोरीन, यहाँ कितना है, फ्लोरीन के लिए F9, और यहाँ कितना है 18, कितने प्रोटॉन है, 9, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 9, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। आयरन के लिए क्या होता है, आयरन के लिए आता है यहाँ पे 26 और यहाँ पे 56, कितने प्रोटॉन्स हैं, 26, न्यूट्रॉन्स 56 माइनस 26, 30, ये आएगा। ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या आता है, 17, और वहां पे क्या आता है, यहाँ पे आता है 35.5। कितने प्रोटॉन्स हैं, 17, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 18.5। ये क्या हो गया,
आधा न्यूट्रॉन। हाँ, 18.5 आधा न्यूट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन प्लस आधा न्यूट्रॉन। तो क्या सही है ये? 2 साल केमिस्ट्री पढ़ के आए हो, डाउट क्यों नहीं आया तुम्हें वहां पे? ये क्लोरीन में तुम्हें केमिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं कि आधा न्यूट्रॉन होता है, तो कहाँ झोल हो गया? कहाँ पे झोल हो गया? वाइवा में तुम्हें ऐसे फ्लो फ्लो में लाएंगे और ऐसे छोड़ देंगे। बताओ कहाँ हो गया एकदम से? पैर तले जमीन गायब हो जाती है कि क्या हो गया हमारे साथ। ये फ्लो फ्लो में लाए तुम्हें वहां से मजे मजे में, और यहाँ पे लाके छोड़ दिया कि बताओ आधा न्यूट्रॉन कहाँ से आया? कहाँ पड़ा आधा न्यूट्रॉन? क्या होता है? 36 होता है, 35.5 होता है। जो टेबल है उसमें 35.5 लिखा हुआ है ऐसे तो, और तुमने यही यूज किया हमेशा केमिस्ट्री में। तो जो नंबर लिखा होता है टेबल में, पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो एवरेज होता है। ठीक है, ये एक का नहीं है, तो ये जो चीज है ये चीज गलत है। ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हम एक न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं, ये कोई न्यूक्लियस नहीं है। किसी भी न्यूक्लियस के लिए ये नंबर या ये नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। तो क्लोरीन के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, उन आइसोटॉप का जो एवरेज मास है वो यहां पे लिखा जाता है 35.5। ठीक है, ये जो है ये एवरेज वैल्यू है 35.5। ये कोई न्यूक्लियस नहीं है। हम जो यहाँ बात कर रहे हैं वो एक न्यूक्लियस के लिए बात कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जिसमें एक न्यूक्लियॉन्स होंगे वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए यहाँ पे 36 होगा, 35 होगा, पर 35.5 नहीं हो सकता, वो एवरेज वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट होता है जब वो नेचर में मिलता है उसके आइसोटॉप्स नेचर में मिलते हैं। अब मान लो हाइड्रोजन है, तो ऐसा नहीं कि तीनों बराबर मिलेंगे, सब अलग अलग मिलते हैं। कोई बोला आइसोटॉप ज्यादा मिलता है, कोई कम मिलता है। तो उसके लिए वर्ड आता है अबंडेंस, कि अगर हम मान लो में 1 kg मिला कोई एलिमेंट, तो उसका कितने परसेंट जो एलिमेंट है वो एक आइसोटॉप है, कितना दूसरा, कितना तीसरा, एंड सो ऑन। एंड आई थिंक आइसोटॉप पता होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ना, क्या होते हैं आइसोटॉप्स? सेम, सेम, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स आते हैं, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। जो डिफरेंट एटॉमिक मास है उन्हीं का एवरेज जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो कोई भी आपके पास न्यूक्लियस हो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो अराउंड न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। समझ में आया यहां तक? ओके, तो हमारा जो यहाँ पे पहला टॉपिक है आज, ठीक है, हमें 2 ही टॉपिक कवर करने आज की क्लास में, और दोनों आसान से हैं, बहुत ज्यादा ही आसान टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? ठीक है, इस चैप्टर में प्रॉब्लम जो है, जैसे एटॉमिक वाले पार्ट में हमने क्या किया था, हमने हर चीज डराइव की थी। ठीक है, सिस्टम से बेसिक पार्ट से स्टार्ट किया था और वहां से हमने हर चीज के रिलेशन निकाले थे। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन निकालने के लिए कुछ है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो फिजिक्स है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, जहाँ पे ये सब हम पढ़ते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स होती है तो इस लेवल पे, 12th क्लास के लेवल पे पढ़ाते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, और है भी नहीं कहीं भी। ठीक है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अंदर ये जो फॉर्मूले आप पढ़ोगे थोड़े बहुत, वो डिटेल में आते हैं। तो यहाँ पे अभी जो आपका कोर्स है 12th क्लास का, उसमें जो मेजरली है वो फैक्चुअल चीजें हैं, ये होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली मिला ऐसा, पर वो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था, किसने किया, कैसे किया, वो सब नेमिंग वेमिंग है, पर उसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है 12th लेवल पे। तो थोड़ा बहुत है, जैसे यहाँ पे जो टॉपिक है साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब इसमें 3-4 चीजें होती हैं रियल में, उनमें से उन्होंने एक उठा ली और उसके बेस पे फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या मिला? उन्होंने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? कि जो हमारे पास साइज का मतलब वॉल्यूम हो सकता है, कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है? यहाँ पे जेड क्या था? एटॉमिक नंबर। और हम ए को लिखते हैं वैसे, ए होता है मास नंबर।
तो जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो मास नंबर के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी रिसेंटली क्वेश्चन आया एक, ठीक है, ये सेम चीज कि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर हम ये मान के चलें कि जो न्यूक्लियस है वो क्लोज टू स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है आर, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या आएगा प्रोपोर्शनल टू ए। 4/3 पाई कांस्टेंट है, हटा दिया, हम लिख सकते हैं आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। जब ये क्यूब इस तरफ जाएगी तो क्या आएगा आर प्रोपोर्शनल टू 1/3। और जब ये साइन रिमूव करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है, उसको बोलते हैं हम आर नॉट। तो ये मेरे पास पहला फॉर्मूला है। इस आर नॉट की जो वैल्यू है वो आती है 1.2 FM परमी मीटर, परमी मीटर, और इसका मतलब 1.2 और 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो ये है, फर्स्ट फॉर्मूला की रेडियस जो है इज गिवन बाय आर नॉट और ए रेज टू द पावर 1/3। तो अभी ये क्वेश्चन इस साल भी अभी आया है प्री बोर्ड में 2 दिन पहले ही, ठीक है। उसमें बस ए की जगह एक्स वैक्स कुछ दे रखा था। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि आपको दो मास नंबर दे देंगे कोई भी रैंडमली, और उन मास नंबर का यूज करके आपको रेडियाई का रेशियो निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे हाँ, रेडियस का रेशियो मान लो, दो मास नंबर है A1 और A2, एक A1 है और एक A2 है। मान लिया A1 की रेडियस R1 और A2 की कितनी है R2। तो क्या आएगा R1 का फॉर्मूला, R1 आएगा R नॉट और A1 रेशो द पावर 1/3, और R2 आएगा R नॉट और A2 रेशो द पावर 1/3। डिवाइड कर दो, क्या आएगा R1/R2, ये कैंसिल, और A1/A2 रेशो द पावर 1/3 क्यूब रूट। तो ये रेशियो की फॉर्म में फॉर्मूला आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व कर दो। तो रेडियाई का जो रेशियो है वो मास नंबर के रेशियो के क्यूब रूट के इक्वल है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर में आया है, उसमें उन्होंने A1 A2 की जगह x और y दिया था बस। यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, और ये सेम क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है। 3-4 क्वेश्चन है, पिटे पिटाई क्वेश्चन है, यही सब इस टॉपिक से आते हैं। ये तो इतनी बार आया है क्वेश्चन कि पहले 1 मार्क्स में आता था सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर साइज ऑफ और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। तो सिर्फ फॉर्मूला लिखने के लिए आता था। अब ऑब्जेक्टिव में बन गए हैं क्वेश्चन, तो उसमें क्या पूछते हैं आपसे, रेशियो पूछते हैं कि R1/R2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है यहां तक। तो ये पहला टॉपिक है आपका। यहां से इसी रेडियस का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं क्या, डेंसिटी। अगर हमें रेडियस पता है, वॉल्यूम पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है, वैसे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमने अभी लिखा था पीछे, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कितना है, आर है आर नॉट ए 1/3। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दी 4/3 पाई आर नॉट ए 1/3 और होल क्यूब, 3 कैंसिल, ये आएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया। और मुझे क्या चाहिए फिर, मास चाहिए। एलिमेंट क्या मान लिया, एलिमेंट है मान लो हमारे पास एक्स ए जेड, ये उसका न्यूक्लियस है। तो जो मास आएगा, देखो ए मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ए मास नहीं है। किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस का मास निकालने के क्या होता है, हमें उस मास को मल्टीप्लाई करना पड़ता है यूनिट से जो हम इस स्मॉलर लेवल पे यूज करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है इसका मास केजी में तो आएगा नहीं, वो बहुत स्मॉलर यूनिट के अंदर आता है। तो जो यूनिट हम यूज करते हैं यहाँ पे वो आती है एएमयू। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक, एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू इसको 1 U भी लिखते हैं। तो 1 AMU लिखो,
और 1 u लिखो। ये आता है अप्रोक्सीमेटली साइज मतलब मास ऑफ प्रोटॉन -27 kg। तो जब भी हमें किसी भी न्यूक्लियस का मास निकालना है तो इस मास नंबर को, मास निकालने का तरीका क्या होता है, मास नंबर मल्टीप्लाई बाय 1u, उसको u से कर दो मल्टीप्लाई। इतना मास नंबर मल्टीप्लाई बाय 1u, आपके पास क्या आएगा, मास आएगा। ये डेफिनेशन कहां से आई है, ये डेफिनेशन आई है हमेशा कार्बन से। यहाँ 12 होता है, यहाँ कितना है 12। तो 1u क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो वहां से u निकलता है और उसी से हम यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे कितना मास नंबर है, a। तो मास नंबर a आया और 1u की वैल्यू कितनी आती है 1.6। कितनी लगी हमने, 6 या 6-7 कर लो, 6-6 करो, 6-7 कर लो, सब चलेगा। -27 kg, ये मास आ गया m। अब हमें मास पता है और वॉल्यूम पता है, तो डेंसिटी क्या आएगी, डेंसिटी आएगी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास की वैल्यू है a मल्टीप्लाई बाय 1.66 या 67 -27, नीचे 4/3 पाई, और आर नॉट क्यूब कितना होता है, आर नॉट, आर नॉट की वैल्यू अभी हमने लिखी थी 1.2 फर्मी, और ये पावर कितनी है क्यूब, और साथ में क्या आ गया a। कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, a से a कट गया, तो जो बाकी वैल्यू बची, क्या बची, ये 3 ऊपर आएगा, 3 इंटू 1.66, 10 की पावर -27, और 4 पाई, और 1.2 क्यूब, 10 की पावर -45। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 2.18 और 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। एनसीईआरटी में 2.3 लिखा हुआ है इसको। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, पर 2 पॉइंट समथिंग आती है, 18 लिखो, 20 लिखो, थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। एनसीईआरटी में इसको अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है 2.3, पावर सेम है, 10 की पावर 17 सेम है। तो देखो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में कहीं भी ए नहीं आया, तो आप कोई भी न्यूक्लियस चूज करो, सबकी डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट, दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। मास नंबर के साथ क्या है, इंडिपेंडेंट। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी फाइंड करोगे वो क्या आएगी, सबकी सेम आएगी। तो आपको बोले कि दो अलग अलग मास नंबर है, दोनों की डेंसिटी का रेशियो निकालो, क्या आएगा आंसर 1। बिना सॉल्व किए आंसर क्या आएगा 1। क्यों, क्योंकि सबकी डेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो आपको बोले किसी मास नंबर की आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, तो आप सेम लॉजिक यूज करोगे, सोल्व कर सकते हो। आपको पता है अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आएगा, इतना ही आना है। समझ में आया। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो है यहाँ पे थ्योरी का इस चैप्टर के अंदर, वो यही है कि शो दैट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट। ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, कांस्टेंट। और कितनी होती है, याद कर लो फैक्टर, ये 2.18, 2.2 लिख सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करेंगे। और एनसीईआरटी में 2.3 लिखा हुआ है, तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, तो एक क्वेश्चन ही हो गया। अब 2-4 क्वेश्चन है हल्के हल्के, ठीक है, सूदिंग से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो, काफी टफ है वाला। बताओ कि कितने सेकंड में हो सकता है, मिनट भी नहीं, सेकंड्स। रेडियाई निकालनी है दो न्यूक्लियाई की, उनके मास नंबर गिवन है 1 and 27 रिस्पेक्टिवली। रेडियाई निकालनी है और मास नंबर गिवन है 1 and 27। तुमने अभी लिखा था रेडियाई का रेशियो, अगर आर की वैल्यू है r0 और a की पावर 1/3, तो r1/r2 कितना आएगा। जब रेशियो लोगे तो r0 कट जाएगा और ये बचेगा डायरेक्टली a1/a2 और क्यूब रूट। a1 कितना है 27 और पावर है 1/3। कितना आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 1/3। तो अगर हमें मतलब मास नंबर का रेशियो गिवन है तो हम रेडियाई का रेशियो निकाल सकते हैं। पेपर में उल्टा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि रेडियाई का रेशियो दे रखा है और क्या निकालना है, मास नंबर का रेशियो निकालना है। तो अगर मास नंबर का निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा।
ठीक है, तो दोनों तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो दोनों ही आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, ये हमने भी कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आया था प्री बोर्ड में, बस A1 A2 की जगह x और y था। तो डायरेक्ट हमने यूज किया यहाँ पे सेम कि अगर दो नंबर हैं तो क्या आएगा, R1 की वैल्यू आएगी R0 A1 की पावर 1/3, R2 की वैल्यू आएगी R0 और A2 की पावर 1/3। तो रेशियो कितना आएगा R1/R2, ये कैंसिल, और ये आएगा A1/A2 रेशियो द पावर 1/3। रेडिया का रेशियो कितना आएगा A1/A2 रेशियो द पावर 1/3। ठीक है, एक क्वेश्चन है देखो, सेम क्वेश्चन है भी। यहाँ पे आपको गिवन है न्यूक्लियर रेडियस जो है लेड की, पीबी लेड, और हमें क्या निकालनी है, न्यूक्लियर रेडियस निकालनी है किसकी, कैल्शियम की। तो क्या यूज करोगे, लॉजिक, जो निकालनी है, क्या निकालनी है, कैल्शियम निकालनी है, तो इसको ऊपर रख दिया। तो रेडियस ऑफ कैल्शियम निकालनी है और रेडियस ऑफ पीबी हमें गिवन है। किसके इक्वल आएगा ये, मास नंबर ऑफ कैल्शियम, मास नंबर ऑफ पीबी, और पावर कितनी, 1/3। सेम लॉजिक से ये वहां चला गया। तो रेडियस ऑफ कैल्शियम किसके बराबर आएगी, रेडियस ऑफ लेड मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कैल्शियम, एरिया की बोल रहा हूँ, मास नंबर। हम भी गलती करेंगे तो तुम उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे बताओ, है ना। तो रेडियस ऑफ पीबी कितनी आएगी, 8.874 फर्मी में होगा, और मास नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है, दे रखा है 44। नीचे मास नंबर ऑफ पीबी कितना है 208, और पावर कितनी है, क्यूब रूट। आंसर किस में आएगा, फर्मी मीटर में। आगे सोल्व नहीं करना, यहीं छोड़ देना, इतना बहुत है। ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे आपको कि यहाँ पर आप क्यूब रूट सोल्व करते रह जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं आता, अवॉइड करती है अब सीबीएसई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन फिजिक्स के पेपर में, अब अवॉइड करती है। लॉजिकल पेपर ज्यादा आने लगा है अब। ठीक है, कैलकुलेशन चाहिए आपको, बट ऐसी नहीं चाहिए इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स। समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है, बढ़िया। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन। ये बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ो और देखो, आंसर दो कि फिर से कितने सेकंड में आंसर आ सकता है, इसका आंसर कितने सेकंड में आ सकता है। मास नंबर का रेशियो दे रखा है और आपको न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो निकालना है, 1:1। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो निकालना है, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो डेंसिटी आती है वो आती है अप्रोक्सीमेट 2.18 और 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। दिस डेंसिटी इज कांस्टेंट। और हमने लिखा था ये जो डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ए के इंडिपेंडेंट है। तो अगर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है तो ρ1 और ρ2 दोनों सेम आएंगे, तो रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर मतलब ये भी कॉमन क्वेश्चन होगी। अब बच्चों में क्या होता है, मास नंबर दिया 1 2 या 1 8 दिया, तो बच्चों को आदत है कि वो क्यूब रूट ही निकालेंगे। तो डेंसिटी के लिए भी क्या करते हैं, वो क्यूब रूट निकाल के बैठ जाते हैं। पर जबकि डेंसिटी जो है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, कांस्टेंट, वो डिपेंड ही नहीं करती मास नंबर पे। क्लियर इतना, ठीक है। आसान क्वेश्चन सारे ये, यही सब आते हैं, यही सब आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ अलग से नहीं आता ज्यादा। आगे देखो, आ, एक हमें अबंडेंस के लिए लिखना है, ठीक है, यही है। अब देखो, फॉर्मूला हमारे पास आता है एवरेज मास। अगर हमें एवरेज मास फाइंड करना है तो हम एवरेज मास कैसे निकालेंगे। ये जो एवरेज मास निकालने का तरीका है, ये बेसिकली मीन निकालने का तरीका होता है, एवरेज निकालने का मतलब। ठीक है, तो क्या है, हमें दे रखा है अलग अलग आइसोटॉप्स हैं, 2 3 4 जितने भी हों, और उन आइसोटॉप्स की हमें गिवन है कि ये जो आइसोटॉप है वो इतने परसेंट मिलता है। 100% अगर एलिमेंट है तो 100% में कितने कितने परसेंट कौन सा आइसोटॉप मिलता है, वो सब गिवन होता है। तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला आता है एवरेज मास निकालने का, मास एवरेज का। वो आता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट आइसोटॉप की अबंडेंस, फिर सेकेंड आइसोटॉप का मास,
सेकेंड आइसोटॉप की अबंडेंस एंड सो ऑन, दो तीन जितने भी हो, और नीचे क्या आएगा, जो उनकी अबंडेंस है उनका सम। ये हमेशा कितना आता है, हमेशा क्या आएगा 100%। यहां पे M1 M2 ये क्या है, मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट, और X1 X2 डॉट 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 ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग अबंडेंस, इतने परसेंट वो मिलता है नेचर में। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है और पुट कर दो। ये जो सम है ये हमेशा 100% आएगा, कि मान लो दो हैं तो मुझे पता अगर एक 20% मिल रहा है, आइसोटॉप दो थे, एक 20% है तो दूसरा क्या होगा 80%, एक 50 है दूसरा क्या होगा 50, एक 60 है दूसरा क्या होगा 40। ठीक है, तीन है, एक 10 एक 30, तो तीसरा क्या होगा 10 30 कितना हो गया 40, क्या बचा 60। हमेशा जो सम आएगा वो कितना आएगा 100% आएगा। जैसे जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में गिवन है दो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं लिथियम के, have respective abundance of 7.5% एंड 92.5%। तो x1 की जो वैल्यू है वो है 7.5%, x2 की जो वैल्यू है वो है 92.5%, और जिनके आइसोटॉप्स के मासेस हैं वो कितना है, m1 की वैल्यू हमें गिवन है 6.01512 एटॉमिक मास यूनिट, और सेकेंड आइसोटॉप का मास कितना है 7.01600 U। तो बताओ एवरेज मास का फॉर्मूला दो के लिए क्या आएगा, वो आएगा m1x1 m2 x2 और नीचे x1 प्लस x2। अब कुछ है ही नहीं करने के लिए, क्या करना है सारी वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 है 6.01512, और x1 की वैल्यू है 7.5, प्लस m2 कितना है 7.01600, और x2 की वैल्यू है 92.5। नीचे आएगा जितने भी अबंडेंस है सबका सम, वो कितना होता है 100, वो कितना आता है 100। तो यहां से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, बोलो। करें आगे, तो आगे कहाँ, हाँ जी। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है, मैं डाला हूं DIY, पढ़ के देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट सेम है, देखो पढ़ के, हो सकता है नहीं। वहां पे दो आइसोटॉप थे, यहाँ पे कितने आ गए, तीन आइसोटॉप्स हैं, तीनों आइसोटॉप्स जो हैं, ठीक है, नियॉन के, तीनों की आपको अबंडेंस गिवन है, और तीनों जो हैं आइसोटॉप्स उनके मासेस गिवन है, और वहां से आपको निकालना उसका एवरेज मास क्या आएगा। ठीक है, सेम है, बस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तीन मास एवरेज क्या आएगा, m1x1 m2 x2 m3 x3, और नीचे क्या आएगा 100% आएगा, तीनों का सम कितना होता है, आता है। ठीक है, हो सकता है ये भी कुछ खास नहीं है इसमें करने के लिए। एक इसी का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, वो इससे थोड़ा सा अलग है सेम ही, उसमें हमें एवरेज मास गिवन है, और क्वेश्चन बोला है कि आप बताओ अबंडेंस कितनी होगी। हमें यहाँ पे एवरेज मास गिवन है, देखो पढ़ के एक बार। तुम्हें पता है एवरेज मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 जो आइसोटॉप्स के मास हैं,
x1 x2 जो उनकी अबंडेंस है, ठीक है, ये हमें पता है। और जो टोटल अबंडेंस आती है उसका सम कितना आता है, हमेशा 100% आता है। तो इस क्वेश्चन में हमें अबंडेंस गिवन नहीं है, लेकिन हमें इंडिविजुअल मासेस ऑफ आइसोटॉप्स और उन दोनों का जो एवरेज मास आएगा वो हमें गिवन है। तो अगर सिर्फ दो ही हैं आइसोटॉप्स, तो दोनों की अबंडेंस का सम कितना आएगा, 100%। तो अगर एक x है तो दूसरी कितनी हो गई, -x, बस। तो अब देखो एवरेज मास कितना है, 10.81। पहला मास कितना है, 10.003 इंटू एक्स मान लिया। और m2 कितना है, 11.009 और इंटू 100 - x। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, तो इस 100 को यहां ले गए तो ये पॉइंट था, हट गया पॉइंट, 1081 आया। इसको x से किया मल्टीप्लाई, कुछ है नहीं करने के लिए मल्टीप्लाई, तो 003x प्लस ये होगा 100 से मल्टीप्लाई, तो 1109.9 और माइनस 11.009 इंटू एक्स। ठीक है, कुछ सही है, सब सही है, ओके। तो ये टर्म और ये टर्म 1109.9, ये यहाँ पे जाके क्या होगा, ये माइनस की, ये इधर आके माइनस का होगा। तो 1100 में से 1081 गए, क्या बचा 19 और 0.9 एक ये है, तो ये बच गया 19.9, बट ये माइनस का बचेगा, ये टर्म बड़ी है। और 11.009 और 10.003 कितना बचा, ये 1.006 और मल्टीप्लाई बाय x, और ये भी क्या आएगा, माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद, 19.9 डिवाइड बाय 1.00। ठीक है, अब इनमें अब राउंड ऑफ कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा, तो हम राउंड ऑफ तो नहीं कर सकते, चल रहा है, राउंड ऑफ तो हम नहीं कर सकते, तो डिवाइड कर लेना। ठीक है, सॉल्व करोगे इसका आंसर तो जो है आ जाएगा, कर लोगे ना, ये जो भी x आएगा, तो जो सेकंड ये x1 हो गया, अब x2 क्या आएगा, वो आएगा 100 माइनस एक्स, x2 क्या आएगा 100 माइनस एक्स। ठीक है यहां तक, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था कॉन्टिन्यूटी के अंदर। एक टॉपिक और है छोटा सा, ठीक है, उसका इससे कोई खास मतलब नहीं है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, वो हम करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। सब आसान क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें थोड़ा बहुत जो डिफिकल्ट हो सकता है पोर्शन इस चैप्टर के अंदर, वो क्यू वैल्यू निकालने के लिए आता है, वहां थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है, बाकी सब तो आसान है, कुछ खास है नहीं करने के लिए हमें इसके अंदर, सब फॉर्मूला बेस है। डुअल नेचर में, एटम में, न्यूक्लियाई में, सेमीकंडक्टर के अंदर अच्छी बात क्या है कि बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं पूछने के लिए। ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब होगा हमेशा वो फर्स्ट बुक से ही होगा, सेकंड बुक में लगता है रे ऑप्टिक स्टफ आती है, लेकिन रे ऑप्टिक जितनी हमने की है ना क्लास में उतनी कर ली तो मोर देन सफिशिएंट है, वो वही सब है। लेकिन फर्स्ट बुक में हमेशा मतलब इतने ज्यादा कंसेप्चुअल पार्ट होता है, वहां पे आपको हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां बच्चों का दिमाग घूम जाता है। इन सब में दिक्कत नहीं आती है, जनरली तो नहीं आती है, कभी कभार किस्मत ज्यादा खराब हो तो अलग बात है, पर मेजरली अच्छा ही जाता है ये सब तो। ओके, ठीक है, तो एक हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, ये पहले न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाते थे 11th क्लास की फर्स्ट क्लास में। हमारा 11th क्लास में पहला जो चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, उस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हम फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ाते थे, तो उन फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर हमारे पास जो है न्यूक्लियर फोर्स आता है। ठीक है, तो चार फंडामेंटल फोर्सेस होते थे, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और पता है चार, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो, एक आता था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक आता था वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चार टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस जो माने जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके फॉर्मूले कॉपी पेस्ट टाइप लगते हैं,
कि अगर हमने जब 11th में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2/r², ठीक है, ये काफी मीम भी चलता है, तो कुलम बैठा देते हैं और बोलते हैं कि कुलम ने इसको देख के अपना लो दे दिया K Q1 Q2/r²। कितना आसान था समझना, ठीक है। पर मैं ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्स का कोई एक फॉर्मूला नहीं लिख सकता, उतना आसान नहीं है उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट करना न्यूक्लियर फोर्स को। तो इसलिए ये 11th 12th के लेवल पे इसके फॉर्मूले है ही नहीं। हमें पता है ये फंडामेंटल फोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन क्या मैं इसका एक फॉर्मूला लिख सकता हूं? तो वो नहीं है, एटलीस्ट इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसके बारे में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसकी जो डिटेलिंग है वो हायर एजुकेशन के अंदर है, वो 12th लेवल तक है नहीं, मतलब एनसीईआरटी भी नहीं है, बस लिखा ही हुआ 2-4 चीजों में बस। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? पहली बात तो कहां पे एग्जिस्ट करता है? तो न्यूक्लियर फोर्स मेनली एग्जिस्ट करता है विद इन न्यूक्लियस। अब हमने अभी देखा न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10⁻⁻15 मीटर साइज है। तो ये तो साइज है ना, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां होंगे? वो तो इससे भी कम डिस्टेंस में होंगे। ये तो अपर लिमिट दी है कि इतना इसका साइज है, उनको क्या होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन? वो इससे भी कम डिस्टेंस के अंदर जो है प्रेजेंट है। तो वो इतनी कम डिस्टेंस में प्रेजेंट है, और जैसे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस से बाहर आए, वो जो न्यूक्लियर फोर्स तो खत्म हो गया, वो सिर्फ उसी डिस्टेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बियॉन्ड है ही नहीं। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये क्या बोलोगे? इट इज द फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर, ठीक है। मतलब जिस फोर्स से वो न्यूक्लियंस आपस में जुड़े हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, वैसे बहुत सारी हैं, एनसीईआरटी ज्यादा डिस्कस नहीं करता। जैसे एक तो यही है पहली प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, फंडामेंटल फोर्स भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी है, ठीक है। और हमने भी देखा भी है कि न्यूक्लियस के साइज से बाहर निकल गए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। दिस इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम डिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये 11वीं की फर्स्ट क्लास होती थी पहले कि जो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनके बारे में डिफरेंशिएट करो कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। एक फोर्स ये है कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स का मतलब क्या है? कि फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आर अप्रोक्सीमेटली सेम। कि इनमें जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो डिफरेंस है वो चार्ज की वजह से नहीं है, ठीक है। तो ये चार्ज के इंडिपेंडेंट फोर्स बोला जाता है। कौन? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। ये क्या है? चार्ज के इंडिपेंडेंट बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। 3 प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी का अभी कुछ खास रोल नहीं है, आने के चांस भी कम ही है। ये स्पिन पे डिपेंड करता है, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स। हर पार्टिकल की जो स्पिन है वो डिफरेंट आती है, तो स्पिन चेंज होगी तो उनके जो बीच में न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है? बदलता है, ठीक है। अभी तो हम स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, ये 3 दे रखे हैं एनसीईआरटी में बस, ठीक है। और एक और टॉपिक है, मतलब इसमें दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ये मैं अभी 1-2 क्लास के बाद डिस्कस करूंगा। जो न्यूक्लियर फोर्स है, इट फॉलोज saturation प्रॉपर्टी, इट फॉलोज saturation प्रॉपर्टी। और इसी saturation प्रॉपर्टी के बेस पे हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे, जब करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी ब्रीफली अगर हम समझाएं तो जो साइज है न्यूक्लियस का बहुत छोटा है, उस बहुत छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से पार्टिकल? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मान लो ये साइज था न्यूक्लियस का, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है और उसके आसपास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो सेचुरेशन प्रॉपर्टी जो है वो ये बोलती है कि किसी भी पार्टिकल पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा
जो उसके नियरेस्ट नेबर हैं उनकी वजह से लगेगा बस, जो उसके नियरेस्ट नेबर हैं। तो नियरेस्ट नेबर कौन से होंगे? अगर मैं मान लो इसको मानू सेंटर कि ये मुझे इस पे निकालना है फोर्स, तो जो इसके नियरेस्ट नेबर हैं सिर्फ वही इस पे फोर्स लगाएंगे बस। मैंने ये पार्टिकल मान लिया सेंटर में लिया, तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा? जो इसके नियरेस्ट नेबर है। तो एक पार्टिकल पे जो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा उसकी एक लिमिट है, सेचुरेशन प्रॉपर्टी, कि उसके बियॉन्ड उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी सेचुरेशन प्रॉपर्टी की का यूज करते हैं हम कुछ समझाने में। वो जो कुछ है उसको हम देखेंगे एक आध क्लास के बाद। ठीक है, मतलब होपफुली नेक्स्ट क्लास तक हम पहुंच जाएंगे वहां तक। समझ में आया? तो ये जो है बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक, और इन्हीं का हमें यूज करके अपना अगला जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ हो रहा है इसी के अंदर, वो ग्राफ हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं। अब एक तो फोर्स लग रहा है ये न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसके बीच में लग रहा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स? ये लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। इसके साथ साथ प्रोटॉन और प्रोटॉन भी आपस में क्या लगाएंगे? कूलम्बिक फोर्स लगाएंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या वो पास में रहेंगे? वो दूर भागेंगे। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भागेंगे तो वहां अगर वो नहीं रुक रहे हैं तो क्या न्यूक्लियस स्टेबल हो पाएगा? क्या न्यूक्लियस बन पाएगा? अगर प्रोटॉन प्रोटॉन अपने आप भी दूर जाएंगे तो कैसे रुकेगा वो उतने छोटे से रीजन के अंदर? रुक ही नहीं सकता। तो रोकने के लिए कोई बोले कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या कोलंबिक रिपल्शन? क्या ज्यादा होना चाहिए? मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बांध रहा है और जो कोलंबिक रिपल्शन है उससे क्या हो रहे हैं? वो दूर जा रहे हैं। तो कौन ज्यादा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होना चाहिए। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि एट्रैक्टिव फोर्स का मतलब एनर्जी क्या आती है? नेगेटिव। जहां पे कोलंबिक रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी को हमें ग्राफ के थ्रू समझाना है। वो हमारा लास्ट पार्ट है आज का। ठीक है, तो ये है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ पेयर ऑफ न्यूक्लियन विद डिस्टेंस, विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करना है। तो जो कर्व है ये कर्व पेपर में 2 मार्क्स में ड्रॉ करने के लिए आता है। ठीक है, अब वही है कर्व की शेप, एक तो पहले इतनी अजीब सी है। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और ये है डिस्टेंस आर। जो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वो इस पॉइंट पे है, जो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है वो इस पॉइंट पे है। ये जो पॉइंट आती है वो आती है आर इज इक्वल टू 0.8 फर्मी, इसको बोलते हैं आर नोट। आर इज इक्वल टू ये आर नोट की वैल्यू है। तो देखो इससे इधर, यहां से इधर, यहां से इधर, ये तो पूरा नेगेटिव ही है। और ये कहां मूव कर रही है? ये कहां जा रही है? प्लस में। ये कहां जा रही है? प्लस में। और ये क्या है? माइनस। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि इस रीजन में जहां पे आर की वैल्यू आर नॉट से कम है, ये ऊपर जा रहा है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव। और यहां पे क्या चल रही है? ये डिस्टेंस क्या है? आर, मोर देन आर नॉट। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नेगेटिव। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्राफ बना के दिखाओ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस, पहली चीज। दूसरा, इस ग्राफ में रीजन आइडेंटिफाई करो कहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है और कहां पे रिपल्सिव। जहां भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ गई, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब रिपल्सिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे? इसका सिंपल एग्जांपल हमने चैप्टर 2 में देखा था। पोटेंशियल जगह से फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर। अगर आप प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में निकालोगे, दोनों पे चार्ज प्लस होता है, तो एनर्जी आएगी के ई स्क्वायर बाय आर। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में निकालोगे तो क्या होगा? माइनस के ई स्क्वायर बाय आर।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ जो अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी तो वो आएगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो क्या होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, उसकी वजह से ये नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब फोर्स कैसा है, नेगेटिव मतलब फोर्स कैसा है अट्रैक्टिव, पॉजिटिव मतलब फोर्स कैसा हो गया रिपल्सिव। तो ये पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाने के लिए पूछते हैं और ये रीजन पूछते हैं कि आइडेंटिफाई करो कहां पे पोटेंशियल एनर्जी फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगा और कहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारी आज यहाँ पे एक क्लास एंड होती है। हमने एक टॉपिक आज कवर किया है। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हमें टॉपिक कवर करना है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। 2 टॉपिक हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो काम है वो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी निकालना है और मास डिफेक्ट निकालना, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।